हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. दिस इज सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश ओवर चाय. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी सीबीएसई बोर्ड की जो क्लास 9th की इंग्लिश बीहाइव बुक है, उसका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. ये चैप्टर दो पार्ट्स पे डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट जो है वो इवलिन ग्लेनी के बारे में है, जो कि डेबोरा काउले ने लिखा है. और सेकंड पार्ट जो है वो बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में है. ही वाज अ म्यूजिक माइस्ट्रो, बहुत बड़े शहनाई वादक रहे हैं. शहनाई उनका इंस्ट्रूमेंट था. और इंडिया के बहुत ही प्रेस्टिजियस लोगों में से एक रहे हैं. उनके बारे में सेकंड पार्ट है. तो आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि एवलिन ग्लेनी जो म्यूजिशियन रही हैं उनके बारे में. और सेकंड पार्ट फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगी. सो बने रहिए इंग्लिश ओवर चाय के साथ और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, समझते भी रहिए, पढ़ते भी रहिए. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज इस वीडियो में जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले अबाउट द ऑथर, जो भी डेबोरा काउले के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगी. सेकेंड इज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. एक चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरा. फिर वन लाइनर्स, बेसिकली आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें, और एक लाइन का उसमें आंसर होगा. ये इसलिए है कि आपको पूरा चैप्टर ठीक से समझ में आ गया है और आपको जो भी इम्पोर्टेंट उसमें इवेंट्स हैं वो याद रहें, इसके लिए ये क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही सिंपल से. और लास्ट में ग्लॉसरी मैंने ऐड किया हुआ है. जो भी मुझे डिफिकल्ट वर्ड्स लगे थे चैप्टर में वो मैंने एक ग्लॉसरी लास्ट में आपको दे रखी है. वहाँ पे जितना भी सिंपल, जितना भी इजी से इजी मीनिंग हो सकता था वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है. और उसके साथ ही उसको वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो भी उस पर दिया हुआ है. सो आप जब चाहें उस ग्लॉसरी को डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए रेफर कर सकते हैं. इसके अलावा और भी अगर कोई वर्ड का मीनिंग अगर आपको पूछना है, या जो भी अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दूंगी. आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो प्लीज फील फ्री टू आस्क वट एवर question, whatever problems you have in this chapter or in any other chapter or in any other video. So without wasting any further time, let's begin with today's chapter 2 part 1. अबाउट दी ऑथर, ये जो डेबोरा कावले के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. डेबोरा कावले एक फ्रीलांस राइटर और ब्रॉडकास्टर थी. फ्रीलांस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्रीलांसर्स कौन होते हैं. जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से अटैच नहीं होते हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं. एक ही समय पे वो 3 4 5 या कितनी भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर सकते हैं. उनके साथ उनका जितना कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना वो काम करते हैं. एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट के लिए उतने हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है और वो उनके साथ उनकी डील खत्म हो जाती है. दूसरा, अगर थोड़े महीने बाद या तुरंत ही कोई कोई दूसरा काम अगर उनको मिल गया तो वो उसको भी करेंगे. तो इस तरह से फ्रीलांसर्स वर्क करते हैं. वो कहीं भी वो फ्री होकर के काम करते हैं, किसी भी एक चीज से अटैच्ड नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से. शी ग्रू अप इन टोरंटो, कनाडा. डेबोरा काउले कनाडा में पली बड़ी हैं. शी ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड while writing articles for Reader's Digest, and her remarkable works have been translated to various other languages. उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है वर्ल्ड वाइड, उसके लिए भी आर्टिकल्स लिखे हैं और उसके लिए वो पूरी दुनिया भर में उन्होंने ट्रेवल किया है. और उनके जितने भी रिमार्केबल वर्क्स हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुए हैं. फेमस वर्क्स में उनका वन वुमेन्स जर्नी और डॉक्टर ऑफ करेज जैसे राइटिंग्स उन्होंने लिखी हैं. So this is a brief kind of introduction about Deborah Cowley. Okay, now let's begin with the chapter. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. रश आवर का क्या मतलब होता है? रश आवर समझ लीजिए आप, पीक आवर, जिसपे आपको लोग कहते हैं ना कि ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, कि सुबह 9 10 बजे हैं, कि ऑफिस का टाइम है,
कि आपको बाहर निकलो कि ट्रैफिक मिलेगा, ऑफिस के लोग निकल रहे होंगे, या शाम को 5-6 बजे का भी टाइम, ऐसा आपने सुना होगा। तो वही रश आवर होता है, क्राउड मतलब भीड़। जॉसल फॉर पोजीशन, जॉसल वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं इमेज में कि रेलवे स्टेशन में या मार्केट प्लेसेस में भी जो लोग एक दूसरे को पुश करते हैं अपनी जगह बनाने के लिए कि कुछ खरीदना है, या ट्रेन में चढ़ना है स्पेशली, तब हम देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जाते हैं, और कि हम पहले ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाएं, उसको जॉसलिंग करना कहते हैं। तो क्राउड बहुत ज़्यादा जो है रश आर था, और वहाँ पे भीड़ थी जो कि जॉसल कर रही थी फॉर पोजीशन, अपनी जगह बनाने के लिए। कहाँ पर? ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? स्लाइट का मतलब हुआ बहुत दुबला पतला होना। एक स्लाइट, एक बहुत दुबली पतली सी लड़की जो कि लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि लगभग 17 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। वो नर्वस भी बहुत थी और एक्साइटेड भी बहुत थी जब उसने अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन के वाइब्रेशंस को महसूस किया। आपने जो लोग सुन नहीं पाते हैं, या जो जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, वो वाइब्रेशंस लोग फील करते हैं। तो आपने भी कभी सुना होगा, या कभी अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो कभी ध्यान दे के देखिएगा कि जब ट्रेन आने वाली होती है प्लेटफॉर्म पे, तो उसके वाइब्रेशंस भी महसूस होने लगते हैं। तो वैसे ही जब उसको वाइब्रेशंस महसूस हुए, तो वो नर्वस भी हो रही थी लड़की, और एक्साइटेड भी हो रही थी। क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस लड़की का रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो कि लंदन में है, वहां पर उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही नामी वो म्यूजिक अकेडमी थी, और वहां पे उस लड़की का पहला दिन था। इसीलिए वो इतनी ज्यादा घबराई हुई सी, नर्वस थी। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग का क्या मतलब होता है? बहुत ही डरा हुआ, घबराया सा, फ्राइटेंड होना। किसी भी टीनेजर के लिए जाहिर है कि वो घबराएगा ही। फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म का क्या मतलब होता है कि वो जो टीनेजर लड़की थी, वो स्कॉटलैंड से थी, स्कॉटलैंड की एक छोटी सी जगह से आई हुई थी। तो जब पहला दिन इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में किसी का भी होगा, तो किसी भी टीनेजर को घबराहट होना लाजमी है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज को हासिल करने की, किसी चीज को पाने की, अचीवमेंट की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होना। जब आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग उस चीज को स्ट्रांगली डिजायर करते हैं, उसको एस्पायरिंग कहते हैं। और इस लड़की को क्या एस्पायरिंग किस चीज की थी? ये म्यूजिशियन थी, यानी कि ये म्यूजिक को लेकर के बहुत ज्यादा उसकी सीखने की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। तो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, इसको इससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। और वो चैलेंज क्या था? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। कि वो लड़की जो थी, वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंडली, मतलब किसी चीज का जब गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बहुत ही गहराई से जिस चीज का असर हो, वो प्रोफाउंडली डेफ थी, बहुत ज्यादा वो डीपली डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस लड़की के साथ, जो कि म्यूजिक जैसी चीज को सीखना चाहती थी और डेफ भी थी। तो क्या उसके साथ में चैलेंजेस आएंगे, क्या वो स्ट्रगल्स फेस करेगी, ये चैप्टर इसी के बारे में है। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब ये जो लड़की है, दुबली पतली सी, घबराई सी, इस लड़की का नाम है इवलिन ग्लेनी, वो कोई और नहीं, इवलिन ग्लेनी ही थी। और उनका जो लॉस ऑफ हियरिंग है, उनकी जो सुनने की शक्ति धीरे धीरे जा रही थी, वो ग्रेजुअल थी। मैंने अभी ही आपको ग्रेजुअल का मतलब बता दिया, धीरे धीरे कोई चीज़ होना। जब कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप या धीरे धीरे टाइम के साथ साथ घटती या बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, उसे हम ग्रेजुअल कहते हैं। तो वो भी, उनकी सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही थी। उनकी मदर जो है, उन्होंने याद करते हुए वो कहती हैं कि उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, जब 8 साल की इवलिन पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। अब वहां पे ऐसा क्या हुआ था जो उनको लगा कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने इसका नाम पुकारा और ये अपनी जगह से हिली नहीं। किन लोगों ने? जहाँ पे वो पियानो सीखने जाती थी, तो वहाँ पे जो भी टीचर होगा या जो भी इस चीज़ के लिए असाइन होगा स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए, वो बार बार इनका नाम पुकार रहे थे, इवलिन का, और वो अपनी जगह से हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। और मैंने अचानक से ये रियलाइज किया कि उसने सुना ही नहीं। कौन? मैंने कि कौन कह रहा है? इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी ये कहती हैं कि तब मैंने ये रियलाइज किया कि उसने, यानी कि इवलिन ने सुना ही नहीं, उसको सुनाई ही नहीं दिया। तो ये पहली
पहली बार था जब इवलिन 8 साल की थी, जब उनकी मदर ने ये चीज़ नोटिस की थी कि कुछ उनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए, कुछ हद तक इवलिन जो थी, उन्होंने अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को, यानी कि अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से छुपाने का बहुत प्रयास किया। कंसील मतलब होता है कोई चीज़ हाइड करना, छुपाना। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई, जब तक वो 11 साल की उम्र तक पहुंची, तब तक उनके मार्क्स डिटोरिएट होते चले गए। डिटोरिएट का क्या मतलब होता है? समय के साथ साथ जब किसी चीज़ की क्वालिटी या किसी चीज़ की कंडीशन और ख़राब होती जाती है, उसे हम डिटोरिएट कहते हैं। तो इवलिन जब ने कुछ समय तक तो अपनी ये डेफनेस को छुपाने का कोशिश की टीचर्स से, फ्रेंड्स से, लेकिन जब वो 11 साल की उम्र तक पहुंची तो उनके मार्क्स जो थे वो धीरे-धीरे कम होते गए, क्योंकि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो समझ ही नहीं पाती थी टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहा है। और तब उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अर्ज किया। अर्ज करने का मतलब होता है किसी को बहुत ही स्ट्रांगली मोटिवेट करना, किसी को एनकरेज करना कोई काम करने के लिए कि येस यू कैन डू इट। बहुत उसको प्रोत्साहित करना किसी चीज़ के लिए। तब उनकी प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स से ये अर्ज किया कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास इवलिन को लेके जाएँ, स्पेशलिस्ट यानी कि किसी डॉक्टर के पास जो ईयर स्पेशलिस्ट हो, वहाँ पे उनको ले जाकर के दिखाएँ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. जब वो वहाँ स्पेशलिस्ट के पास उनको लेके गए, उनके पेरेंट्स, तब ये पता चला कि उनकी जो हियरिंग है, उनकी जो सुनने की शक्ति है, वो सीवियरली इम्पेयर्ड हो चुकी थी। सीवियरली इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो बुरी तरह से डैमेज हो गई हो या कमज़ोर हो गई हो। और सीवियरली मतलब बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही डेप्थ में। तो उनकी जो हियरिंग थी, उनकी सुनने की शक्ति बहुत ही गहराई से डैमेज हो चुकी थी, बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। किस वजह से? ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से। यानी कि जो उनकी कान की नसें थी, वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली डैमेज हो रही थी और इसकी वजह से उनकी हियरिंग भी धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही थी। तो दे वर एडवाइस्ड, या दे कौन है यहाँ पे? उनके पेरेंट्स, इवलिन के। तो उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस किया गया कि उनको हियरिंग एड्स पहनाए जाएँ। आपने देखा होगा बहुत से जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जिनकी सुनने की पावर धीरे-धीरे कम होने लगती है बुढ़ापे में, वो लोग हियरिंग एड्स लगाते हैं, कान में सुनने की मशीन लगाते हैं और उससे वो बेहतर सुन पाते हैं। तो डॉक्टर ने यही एडवाइस किया उनके पेरेंट्स को कि वो हियरिंग एड पहनाएँ, सुनने वाली मशीन पहनाएँ और उनको सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, जो डेफ बच्चों का स्कूल होता है, वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए भेजें, तो वो बेहतर वहाँ पे सीख पाएँगी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। अब इवलिन इस पे कहती हैं कि जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली, तो उनको ऐसा लगा कि अचानक से हर चीज़ काली हो चुकी है, यानी कि मेरी आँखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी खत्म सी हो गई है, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। बट इवलिन वाज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. लेकिन इवलिन ने गिव अप नहीं किया, ये होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है कोई जब बहुत ज़्यादा, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है कि यू कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ या तुम कर सकते हो। किसी को प्रोत्साहित करना मतलब मोटिवेट करना, लेकिन खुद को डिटर्मिन करना कि हाँ, दृढ़ निश्चय कर लेना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगी और अपना म्यूज़िक का जो उनका इंटरेस्ट था, वो भी, उसमें भी वो परस्यू करेंगी, उसको भी वो आगे बढ़ाएँगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है और उन्होंने ये तय किया कि वो भी ज़ाइलोफ़ोन बजाएँगी। ज़ाइलोफ़ोन इस तरह का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन बार्स सी होती हैं, यहाँ पे नीचे ये जो डार्क कलर में, ब्राउन कलर में है, और ये जो ऊपर स्टिक्स आप देख रहे हैं, इसको, इन स्टिक्स को पकड़ के इस पे हिट किया जाता है और उससे साउंड निकलता है। तो ये एक ज़ाइलोफ़ोन है, तो उन्होंने भी ज़ाइलोफ़ोन बजाने की सोची। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल।
बहुत सारे टीचर्स ने, ज़्यादातर टीचर्स जो थे, उन्होंने उनको डिस्करेज किया इस चीज़ के लिए कि वो कैसे उसको बजा पाएँगी, वो सुन नहीं सकती हैं। लेकिन जो परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने उनके पोटेंशियल को स्पॉट किया, यानी कि उनकी जो क्षमता थी, उनकी काबिलियत को पहचान लिया। परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? उसके लिए सबसे पहले जान लीजिए परक्यूशन क्या होता है। परक्यूशन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। किस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको शेक करके या फिर स्टिक से जिन पे हिट करके आवाज निकाली जाती है या साउंड निकलता है या म्यूजिक पैदा किया जाता है। जैसे कि जाइलोफोन, ये भी एक परक्यूजन है। ड्रम्स हो गए, जिस पे आप हिट करते हैं और तब साउंड निकलता है, तो ये भी एक परक्यूजन है। और जो इन परक्यूजन्स को बजाता है, वो परक्यूशनिस्ट कहलाता है। तो रॉन फोर्ब्स नाम के एक परक्यूशनिस्ट थे। उन्होंने उसकी क्षमता को, एवेलिन की क्षमता, पोटेंशियल को पहचाना और उन्होंने उनको इनकरेज किया आगे म्यूजिक में बढ़ने के लिए। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और उनको अलग अलग नोट्स पे ट्यून कर दिया। नोट्स का यहाँ पे इस चैप्टर में क्या मतलब है? नोट्स का मतलब है साउंड। जो म्यूजिक, रिटन म्यूजिक, ये जो आप देख रहे हैं, आपने शायद पहले भी ये देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, वो इन रिटन म्यूजिक है, इसको वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये रिटन म्यूजिक में हाई नोट्स, लो नोट्स इस तरह से होता है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट या हाई नोट्स, नो नोट्स इस तरह से होते हैं म्यूजिक के। तो उन्होंने भी दो बड़े बड़े ड्रम्स लिए और अलग अलग नोट्स पे उसे ट्यून कर दिया, दोनों ड्रम्स को। और तब उन्होंने एवेलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। कोशिश करो कि किसी दूसरे तरीके से तुम इन साउंड्स को महसूस कर सको। मतलब तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कानों की ज़रूरत नहीं है, कानों से सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी और तरीके से तुम उसको सेंस करने की, महसूस करने की कोशिश करो साउंड्स को। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अब इस पे इवलिन कहती हैं कि अचानक से जब उन्होंने ये कहा कि मैं किसी और तरीके से इसको सेंस करने की कोशिश करूं, तब अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि मैं हायर ड्रम मतलब जो ड्रम हायर नोट पे सेट था, उसको मैं अपनी कमर के ऊपर के हिस्से से सुन महसूस कर पा रही हूँ। और जो लोअर वन था, यानी कि लोअर नोट पे जो ड्रम सेट था, उसे मैं अपनी कमर के नीचे के पार्ट से उसको महसूस कर पा रही हूँ। तो इस तरह से दोनों ड्रम्स को इवलिन ने अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट में महसूस किया और उससे उनको म्यूजिक का अंदाजा हुआ। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब फोर्ब्स जो थे, उन्होंने लगातार ये एक्सरसाइज रिपीट करते चले गए। वो रिपीटेड कई बार उन्होंने हायर पे, लोअर पे ऐसे ड्रम्स को सेट किया, अदर परक्यूजन्स को सेट किया, और इवलिन ने धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। और तब उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की, यानी कि इस चीज़ की खोज की, कि वो जो है, इवलिन जो है, वो अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कुछ नोट्स को, कुछ म्यूजिकल नोट्स को महसूस कर सकती हैं। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. अब इस पे एवेलिन कहती हैं कि मैंने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ओपन रखना, खुला रखना सीखा साउंड्स और वाइब्रेशंस के प्रति। यानी कि जो भी साउंड्स मुझे महसूस होते हैं, जो भी वाइब्रेशंस या कंपन है, वो मेरी बॉडी और मेरे माइंड को मैंने खुला रखा कि वो, मैं इन सब चीज़ों को महसूस कर सकूं। और ये चीज़ मैंने धीरे धीरे ही सीखी है। तो जब एक बार उनको ये पता चल गया कि वो अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती हैं, उसके बाद बाकी जो चीज़ें थी, वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क था। शेयर का मतलब जो मैंने अभी अभी कहा, सिर्फ और सिर्फ, यानी कि प्योरली डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निश्चय और उनका हार्ड वर्क ही था, जिससे उन्होंने म्यूजिक के फील्ड में धीरे धीरे होकर के सक्सेस पाई। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उस पॉइंट के बाद, उस जगह से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। अब उन्होंने यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर किया। और जब वो 16 साल की उम्र तक पहुंची, उन्होंने म्यूजिक को ही अपनी जिंदगी बनाने की ठान ली। ऑर्केस्ट्रा का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टेज पे जो म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स होते हैं, इस तरह से म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है। तो ये जो म्यूजिशियंस का ग्रुप
वो होता है जो अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं और साथ में प्ले करके म्यूजिक साउंड निकालते हैं, म्यूजिक निकालते हैं, वो उसको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं कलेक्टिवली। तो ये भी ऑर्केस्ट्रा के साथ ही परफॉर्म करती थी और 16 साल की उम्र में इन्होंने म्यूजिक को ही अपना सब कुछ मान लिया। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन किया और अकेडमी की हिस्ट्री में, अकेडमी के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली वो इकलौती म्यूजिशियन बनी। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब वो धीरे धीरे करके वो ऑर्केस्ट्रा में पहले साथ में वर्क करती थी, ऑर्केस्ट्रा में ग्रुप में जाती थी, फिर वो धीरे धीरे मूव करी, उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ ध्यान देना शुरू किया, यानी वो अकेले परफॉर्म करने लगी। और जब उनका 3 साल का कोर्स जो था म्यूजिक का रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो खत्म हुआ, तब उन्होंने ज़्यादातर अवार्ड बाय द एंड ऑफ दिस, ज़्यादातर अवार्ड्स जो थे वो उन्होंने ही कैप्चर किए, ज़्यादातर अवार्ड्स उन्हीं के हिस्से में आए म्यूजिक से रिलेटेड। एंड फॉर ऑल दिस Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. Won't accept any hint of heroic achievement का क्या मतलब है कि ये सारी चीजें जो उन्होंने हासिल की, सारे अवार्ड्स जीते, इतना कुछ उन्होंने पाया, तब भी वो वोंट एक्सेप्ट, वो ये नहीं मानती है कि इसमें जरा से अभी कोई हीरोइक अचीवमेंट है, यानी कि उनको ये कोई बहादुरी का काम नहीं लगता। यानी कि इवलिन इतनी हम्बल है, वो इतनी मोडेस्ट है कि उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने था, डेफनेस का, सुनाई नहीं देता था, और म्यूजिक जैसी चीज जिसमें सुनने का इतना बड़ा काम है, तब भी उनको ये कोई बहुत ही बहादुरी की चीज नहीं लगती थी, कि उनको लगता था उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें कोई बहुत महान चीज नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। इतनी हम्बल इवलिन थी। वो क्या कहती हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उनका कहना है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात इवलिन ने कही है कि ना सिर्फ हार्ड वर्क जरूरी है, बट आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कि आपकी मेहनत कहाँ पे लग रही है वो भी आपको पता होना चाहिए, कि पता चला आप डायरेक्शन लेस हैं, आप मेहनत करते चले जा रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। सो मेहनत करने के साथ साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, वो सही भी है या नहीं। तो उनका भी यही कहना है कि आपको पता है आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो आप जरूर वहां पहुंचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड अ हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और इसके बाद जब उन्होंने इतनी मेहनत की, वो टॉप पे थी, टॉप पोजीशन पे थी, वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर, सबसे ज्यादा सुलझी हुई मल्टी परक्यूशनिस्ट थी, जिनको सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टरी थी। मल्टी परक्यूशनिस्ट क्या होता है, परक्यूशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम शेक करके या हिट करके बजाते हैं। परक्यूशनिस्ट यानी कि वो व्यक्ति जो बजाए। मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब जो कई सारे परक्यूशंस बजाएं, यानी कि जाइलोफोन भी बजा ले, ड्रम्स भी बजा ले, उस तरह से, और भी जो हिट करके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो मल्टी परक्यूशनिस्ट। तो ये इविलिन ने हासिल किया कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, वो कई हजार इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती थी और उन इंस्ट्रूमेंट्स पे उनकी मास्टरी थी। तो ये अचीवमेंट था जो इवलिन ग्लेनी को इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बाद भी हासिल हुआ। और इसके साथ साथ और क्या क्या आया है, हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। हेक्टिक का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा बिजी होना। जो उनके इंटरनेशनल शेड्यूल्स थे, कॉन्सर्ट्स थे, उन सब में वो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे या फैसिनेटिंग होना, आपको आकर्षित करे। तो ये बहुत ही आकर्षित करने वाला था कि इवलिन जो है वो बिना सुने इतना एफर्टलेसली फंक्शन करती हैं, यानी कि वो जो भी काम करती हैं वो ऐसा लगता है, लगता ही नहीं है कि उनको सुनने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ रही है। एफर्टलेसली का मतलब है कि लगता ही नहीं है कि कोई मेहनत कर रही है या एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है सुनने के लिए। ऐसा लगता है जैसे उनको सब सुनाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि उनकी बातों से, उनके काम से ही लगता ही नहीं कि वो सुन नहीं पा रही हैं। इन आर टू आर डिस्कशन, अब आर टू आर डिस्कशन ये किसकी बारे में बात हो रही है, डेबोरा काउले
इवलिन ग्लेनी से बात कर रही हैं और वो कह रही हैं हमारे, यानी कि इवलिन और डेबोरा का जो 2 घंटे का डिस्कशन था, उसमें शी यानी कि इवलिन ने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। वो सुन नहीं पाती थी, फिर भी उनका एक भी वर्ड मिस नहीं हुआ। और इवलिन क्या कहती हैं, मेन विद बुशी बेड्स गिव मी ट्रबल, शी लाव्ड। वो हंसते हुए मजाक में कहती हैं कि वो मेन, वो लोग जिनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा डेंस होती है या बहुत ही घनी हुई दाढ़ी होती है, उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब है कि वो जब बियर्ड होगी या वो फेस ठीक से रीड नहीं कर पाएंगी, तो वो समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। अब इस पे वो कहती है कि सिर्फ लिप्स को पढ़ना या लिप्स को देखना ही जरूरी नहीं होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा देखना पड़ता है, स्पेशली आंखों से समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इसीलिए जिनकी घनी घनी सी दाढ़ी होती है, ऐसे जो मैन है, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी देते हैं कि मैं सब ठीक से समझ नहीं पाती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल। फ्लॉलेसली का मतलब होता है आपका परफेक्टली, एकदम बिना किसी गलती के एकदम परफेक्ट होना। और लिल्ट का मतलब होता है आपका कि स्पीच में म्यूजिकल टच होना। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ही मीठा बोलते हैं, या जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई म्यूजिक कान में घोल रहा है, उसको हम लिल्ट कहते हैं। जो गा करके बोलते हैं या थोड़ा सा म्यूजिकली बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसी चीज को लिल्ट कहते हैं। तो उनकी जो स्पीच जब वो बोलती थी तो बहुत ही परफेक्टली बोलती थी, स्कॉटिश लिल्ट में, यानी कि वो स्कॉटलैंड से आई थी तो उनका जो एक्सेंट था वो स्कॉटिश था। और लिल्ट यानी कि जो म्यूजिकल तरीके से वो बोलती थी, मिठास से जो वो बोलती थी। अब इस पे एवेलिन क्या कहती हैं, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब वो कहती हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है, मैं साफ इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। अब ये चीज़ में भी आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी इस सेंटेंस को समझने में। मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ शॉर्ट में, कि लिसनिंग जो होती है वो आपकी स्पीच से रिलेटेड होती है। जो इंसान ठीक से सुन सकता है वही ठीक से बोल सकता है। आप साफ तभी बोल पाएंगे जब आप सुन पाएंगे। जो लोग सुन नहीं सकते हैं, वो लोग बोल भी ठीक से नहीं पाते हैं या नहीं ही बोल पाते हैं, ऐसा भी कुछ केसेस में होता है। तो इवलिन इसीलिए ये कहती हैं कि चूंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, इसीलिए मैं बोल भी क्लियरली पाती हूँ, मैं ठीक तरह से बोल लेती हूँ। लेकिन ये चीज जो उनका कहना है, ये इस चीज को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो फ्रेंच उन्होंने कैसे सीखी और बेसिक जापानीज भाषा उन्होंने कैसे मास्टरी हासिल की। कहने का मतलब है कि वो क्लियर इसलिए बोल सकती हैं क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी, लेकिन 11 साल की उम्र तक वो स्कॉटलैंड में रही हैं, तो वो स्कॉटिश भाषा ही समझ सकती हैं। लेकिन फ्रेंच उन्होंने कैसे सीखी, सुनाई ना देने के बावजूद, और बेसिक जो जापानीज भाषा है उस पर उन्होंने कैसे मास्टरी हासिल की, ये तो समझना एकदम ही मुश्किल है। ये एकदम भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। यानी कि इतनी डेडिकेटेड और इतनी ज्यादा मेहनत करने वालों में से इवलिन थी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो म्यूजिक के लिए वो ये कहती हैं कि म्यूजिक जो है वो मेरी बॉडी में पोर करता हुआ पता चलता है। पोर करने का क्या मतलब होता है कि जब एक लिक्विड जो है, आप लिक्विड को किसी एक यूटेंसिल से दूसरे यूटेंसिल में डालेंगे तो उसको पोर करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, आई एम पोरिंग मिल्क इन द ग्लास। तो पोर करना मतलब जैसे कोई लिक्विड की तरह है म्यूजिक, अज्यूम करिए, और वो उनकी पूरी बॉडी में के हर एक पार्ट में बह रहा है। वो इस तरह से म्यूजिक को एक्सप्लेन करती हैं। टिंगल का क्या मतलब होता है, वाइब्रेशन सा, थोड़ा सा कंपन सा होना, जिसको हम गुदगुदी भी कहते हैं, कि हल्का सा कुछ वाइब्रेशंस के सेंसेशंस होना, कि म्यूजिक उनकी स्किन में उनको टिंगल करता है, वाइब्रेट करते हुए महसूस होता है। उनकी चीक बोन्स में, इवन उनके बालों में भी उनको वो वाइब्रेशंस फील होती हैं, और उसी से वो म्यूजिक को महसूस करती हैं। जब भी वो जाइलोफोन बजाती हैं, उनको महसूस होता है कि जो साउंड है, जो उसके वाइब्रेशंस हैं, वो जो स्टिक है, यानी कि जिस स्टिक से वो जाइलोफोन बजा रही हैं, हिट कर रही हैं उस पे, वो स्टिक से उनकी फिंगर्स में, उनकी उंगलियों में होता हुआ उनकी पूरी शरीर में बह रहा है साउंड।
By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. जब वो ड्रम्स के ऊपर लीन कर जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं, कि जो ड्रम्स हैं वो उनकी चेस्ट से, उनके स्टमक से टच करते हैं, तो जब इस तरह से वो बेंड हो जाती हैं तो वो फील करती हैं कि जो ड्रम्स से रेजोनेंसेस हैं वो उनकी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं। रेजोनेंसेस का मतलब आप ये एक पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाटर है या कोई लिक्विड है। आप किसी लिक्विड के पास में, किसी कंटेनर में अगर लिक्विड है और आप उसकी बगल में टेबल पे या कहीं पे भी हिट करेंगे किसी चीज से, तो इस तरह का एक पैटर्न या डिजाइन आप देख सकते हैं उस लिक्विड में होगा। इसी को ही हम रेजोनेंस कहते हैं। साउंड जो होता है वो उसको रेजोनेंस कहते हैं। तो वो उसकी रेजोनेंसेस को, उसकी वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में फील कर सकती थी, बहता हुआ महसूस कर सकती थी ड्रम्स को। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे जब वो परफॉर्म करती थी तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती थी, और जो उसके वाइब्रेशंस होते थे इंस्ट्रूमेंट के, वो उनके बेयर फीट से होते हुए उनके लेग्स में जाते थे, और उससे वो म्यूजिक महसूस करती थी। बेयर फीट मतलब वो नंगे पैर जब उस पर खड़ी होती थी और पूरी बॉडी में उनका म्यूजिक फ्लो होता था और उनके लेग्स में महसूस होता था, तब वो उसी से ही साउंड या म्यूजिक को समझती थी। नॉट सरप्राइजिंगली, इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, और इतनी मेहनत जो वो करती थी, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इवलिन जो है वो अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिलाइट करती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश कर देती थी। इन 1991 शी was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। सोलोइस्ट मतलब जो सिंगल परफॉर्म करे, अकेला परफॉर्म करे, वो ऑफ द ईयर अवार्ड उनको इवलिन को मिला था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स बैल्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something as extraordinary। अब एक मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स बैल, वो कहते हैं कि भगवान ने या ईश्वर ने भले ही उनकी हियरिंग, उनकी सुनने की शक्ति उनसे छीन ली, लेकिन उनको बदले में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी दे दिया। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब बहुत ही नायाब, बहुत ही अनमोल कुछ उनको दे दिया। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। शायद हम में से कहीं ज्यादा गहराई से वो इन सब चीजों को महसूस करती हैं। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी ब्यूटिफुली, इतनी खूबसूरती के साथ एक्सप्रेस करती हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ म्यूजिक को सुनते हैं, लेकिन वो म्यूजिक को महसूस कर सकती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। और इवलिन कन्फेस करती हैं। कन्फेशन का बेसिकली मतलब होता है किसी सीक्रेट को एडमिट कर लेना या एक्सेप्ट कर लेना। तो इवलिन ये कन्फेस करती हैं, ये एडमिट करती हैं, मानती हैं कि वो एक वर्कोहॉलिक हैं। वर्कोहॉलिक मतलब जिसको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है। तो वो ये कन्फेस करती है कि वो एक वर्कोहॉलिक है, वो बस उनको काम के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। I have just got to work, often harder than classical musician, but the rewards are enormous। वो कहती हैं कि मुझे बस काम करना है, मुझे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन हाँ, रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब है बहुत बड़ा, यानी कि जो रिवॉर्ड्स मुझे मिलते हैं, जो लोगों का अप्रिसिएशन है, उनका मोटिवेशन है, वो बहुत बड़ा है मेरे लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्म करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। जो बच्चे हैं, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस को वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children। They see that there is nowhere that they cannot go। अब एक बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सोसाइटी है, उसकी एक मेंबर हैं एन रिचलिन। उनका कहना है कि वो एक शाइनिंग, एक चमकता हुआ सितारा है, वो एक प्रेरणा है डेफ चिल्ड्रन के लिए, डेफ बच्चों के लिए। और उनको देखकर ही वो बच्चे ये सोचते हैं कि देयर इज नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। कहने का मतलब है ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जो उनकी डिजायर को या कोई चीज वो अचीव करना चाहते हैं उसमें बाधा डाले। यानी कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age। Evelyn Glennie जो है, उन्होंने इतनी कम उम्र में जो उनकी दुगनी उम्र के भी लोग हासिल नहीं कर पाते,
वो उन्होंने उनकी आधी उम्र में उनसे ज़्यादा अचीव किया है, उनसे ज़्यादा अकम्प्लिश किया है, यानी कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है। उन्होंने कम एज में भी इतनी ज़्यादा सक्सेस हासिल करी है जो उनकी दुगनी उम्र के भी लोग नहीं कर पाते। उन्होंने शी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो परक्यूजन जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ऑर्केस्ट्रा के आगे लेकर के आई हैं। कहने का मतलब है कि जैसे पियानो है या इस तरह के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको पहले ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता था और परक्यूजन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उनकी उतनी वैल्यू शायद नहीं रही होगी। इसीलिए वो एक ऐसी थी जिन्होंने परक्यूजन को एक रिकॉग्निशन दिलवाया फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, मतलब उसको पहचान दिलवाई परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और ये करके दिखाया अपनी परफॉर्मेंसेस से, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। यानी कि परक्यूशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बहुत मूविंग हो सकते हैं, यानी कि ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। परक्यूजन आप समझ ही गए होंगे, जो ड्रम्स तरह के इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसपे हिट करके साउंड निकाला जाता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंस्पिरेशन दी है, यानी कि प्रेरणा दी है उन लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप्ड यानी कि जिनको कोई फिजिकल एबिलिटी होती है, उनको हैंडीकैप्ड कहते हैं। और लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो फिर हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, ये कोई बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है कि उन्होंने मिलियंस को, लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी दी है। तो आप सोच के देखिए, म्यूजिक जैसी चीज जिसमें लिसनिंग का, साउंड का इतना काम है, और दूसरी तरफ इवलिन जो सुन नहीं सकती थी, जिनकी सुनने की शक्ति खो चुकी थी, वो म्यूजिशियन बनी। अगर वो म्यूजिक जैसे करियर को परस्यू कर सकती है, देन यू एंड आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, एंड आई रियली थॉरली एंजॉयड रीडिंग दिस चैप्टर एंड गॉट इंस्पायर्ड बाय इवलिन। आई होप यू ऑल हैव लव्ड दिस चैप्टर। नाउ लेट्स बिगिन विद वन लाइनर्स। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से देख लेते हैं एक बार। व्हाट वाज इवलिन ग्लेनीज चाइल्डहुड ड्रीम? उनके बचपन का क्या सपना था इवलिन का? कि वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहती थी। एट व्हाट एज डिड इवलिन ग्लेनीज डेफनेस फर्स्ट बिकम नोटिसेबल? सबसे पहले किस एज में उनकी डेफनेस को नोटिस किया था? एट द एज ऑफ 8 years, जब उनकी मदर ने ये नोटिस किया था कि वो पियानो के में उनका जब नाम पुकारा जा रहा है तो वो नहीं सुन पा रही हैं। हु हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? किसने मदद की थी इवलिन की कि वो कंटिन्यू करें म्यूजिक के साथ? रॉन फोर्ब्स, जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, परक्यूशनिस्ट, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। व्हाट वाज इवलिन ग्लेनीज फर्स्ट मेजर परफॉर्मेंस? सबसे पहली मेजर परफॉर्मेंस कौन सी थी इवलिन की? रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो उनका इंस्टीट्यूट था, वहां पे उन्होंने पहली परफॉर्मेंस दी थी। वेयर हैव एवलिन ग्लेनीज फ्री कॉन्सर्ट्स बीन हेल्ड? कहां पर वो फ्री कॉन्सर्ट्स हेल्ड करती थी? प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। कौन सा अवार्ड इवलिन ने 1991 में जीता था? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उन्होंने जीता था। व्हाट वाज इवलिन्स मैसेज टू अदर पीपल विद डिसेबिलिटीज? जो लोग डिसेबल हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए इवलिन का क्या मैसेज है? वो क्या कहती हैं? दैट दे शुड नेवर गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। अपने सपने को वो कभी भी छोड़ो मत, आप हासिल कर सकते हैं अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो। What is the moral of the story? The Sound of Music Part 1। अभी जो पार्ट 1 था इवलिन ग्लेनी का साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का, इसका क्या, इससे हमें शिक्षा मिलती है, क्या हमें सीखने को मिलता है? ये है मॉरल इस स्टोरी का, दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू सेट योर माइंड टू इट। कि अगर आप अपना माइंड किसी चीज पे सेट कर लें, इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू आर डिटरमिन्ड दैट यू कैन डू इट, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। What are some of the challenges that Evelyn faced as a deaf musician? अब एवेलिन चूंकि डेफ म्यूजिशियन थी तो क्या challenges उनके सामने आए? Learning to read music and finding instruments that were sensitive enough for her to feel the vibrations। कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स की वाइब्रेशंस वो महसूस कर सकें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढना और म्यूजिक को सीखना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो सारे हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं सीख सकती थी, वो सिर्फ वाइब्रेशंस वाले इंस्ट्रूमेंट को ही सीख सकती थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज इवलिन ने फेस किया था। वॉट आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स दैट इवलिन हैज मेड एज अ डेफ म्यूजिशियन? क्या उन्होंने अचीव किया था एक डेफ म्यूजिशियन होने के बाद? Performing at major concert halls around the world, winning numerous awards and inspiring millions of people with their stories। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत सारे अवार्ड्स जीते और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। सो विद दिस नाउ नेक्स्ट लास्ट इज द ग्लॉसरी। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था, इन सारे वर्ड्स का मैं मीनिंग ऑलरेडी आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
बहुत सिंपल मीनिंग में यहाँ पे प्रोवाइडेड है. फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड है प्रोफाउंडली, डीपली और इंटेंसली हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना. और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रोफाउंडली. ओके, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे. हैपनिंग स्लोली ओवर टाइम, प्रोग्रेसिंग लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे कोई चीज़ होना. तो इस तरह से ये एक ग्लॉसरी में भी आप चाहें तो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन चैप्टर का. आई होप ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका था वो आपको अच्छा लगा होगा. एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, इफ़ यू हैव लाइक्ड the chapter, then please do like, subscribe and share this video with your friends and family. Stay tuned with English Over Chai and meet you till the next video. Till then, take care. Goodbye. This is Soumya signing off. And take care, all of you. Bye bye. Thank you.